अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। दो तीन बड़ी खबरें हैं जिनसे आप आगाह भी हैं, लेकिन मैं प्रोग्राम का आगाज़ एक इंतहाई खुशाइंद और अच्छी खबर से करूंगी जो पेरिस से थोड़ी देर पहले आई और डॉन न्यूज़ ने आपको इससे आगाह भी किया। फैटिफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस हवाले से पाकिस्तान ये बताया गया है कि तमाम जो पाकिस्तान ने 34 जो निकात थे उनके ऊपर अमल दरामद कर लिया है। कुछ अर्सा पहले हमने इसके ऊपर बात भी की थी और आप लोग इससे आगाह भी हैं कि फैटिफ की जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी एक टीम, टेक्निकल टीम भी पाकिस्तान का दौरा किया उसने और मुख्तलिफ जो अमूर हैं उनका जायज़ा लिया गया। और आज ये अभी अब से थोड़ी देर पहले ये खुशखबरी इसका ऐलान कर दिया गया बाकायदा तौर पे फैटिफ की तरफ से कि पाकिस्तान को इसकी ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। इस पर यकीनी तौर पे जो हमारी साबिका PTI की हुकूमत है वो भी खराज तहसीन की मुस्तहिक है, जो मौजूदा हुकूमत है वो भी जो इस दौर में जो मामला चल रहे थे उन पर काम करने के लिए इस पर जो उनकी भी तारीफ़ होनी चाहिए। और ओवरऑल हमारे जो इदारे हैं उनका भी इसमें जो किरदार रहा है। ये हम आपको बता दूं कि जो दो किस्म के जो दो पाकिस्तान को एक्शन प्लान्स दिए गए थे फैटिफ की तरफ से, जिन पर पाकिस्तान ने कामयाबी से अमल दरामद किया है। और इसमें जो अहम तरीन मामला एक तो ये भी रहा कि हमने कानून साजी की पिछले 4 साल में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, जिसको एक्नॉलेज किया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आज। और इसके अलावा क्रैक डाउन किया जो हमने मिलिटेंट दहशतगर्द ग्रुपों के हवाले से, और सजाएँ भी कुछ हुई थी जो हम अपने प्रोग्राम्स में अक्सर ज़ेर बहस लेकर आते हैं। ये दो मामलात हैं जो पाकिस्तानी इक़दामात ऐसे रहे जिसकी आज एक्नॉलेजमेंट भी रही। तो ये ज़रूर शेयर करना बहुत अहम भी था और इसको सेलिब्रेट करना भी हमारे लिए बहुत अहम है कि सब कुछ बुरा नहीं हो रहा होता, कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, उसके ऊपर काम हो रहा होता है और उसके नताइज भी मुस्बत तरीके से सामने आते हैं, जो कि इस खबर की नज़र की सूरत में हमारे सामने आया है। इसके अलावा जो दूसरा इशू है और ज़ेर बहस भी है, आज दिन से आप इसके हवाले से देख रहे हैं, इमरान खान साहब के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और उनको तोशा खाना रेफरेंस में नाअहल करार दे दिया है। और ये जो फैसला है ये इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया है। इमरान खान साहब की तरफ से एक जवाब जमा करवाया गया था इससे पहले इसमें, और खान साहब ने ये कहा था कि पहले बता देती हूँ आपको फैसले के हवाले से। फैसले में ये कहा गया है कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाए गए और ये फैसला आइन के आर्टिकल 63(1)P के तहत उनको नाअहल करार दिया गया है। इमरान खान साहब ने इसके हवाले से एक मौक़िफ़ अपनाया था, जो अपना जवाब उन्होंने जमा कराया था 7 सितंबर को। उसमें उन्होंने ये कहा था कि 1 अगस्त 2018 से 31 दिसंबर 2021 तक जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है और उनकी अहलिया है, उन्होंने 58 उनको तहफ़ मिले थे, जिनमें से 14 ऐसे तहफ़ थे जिनकी मालियत 30,000 रुपये से कम थी, उससे कम रही थी। तो उस हवाले से ये बताया गया है कि हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं इनकी अदायगी करके इनको ख़रीदा है। और फिर इस किस्म की जो रकूम है वो सामने रखी गई कि 2 करोड़ 16 लाख रुपए के जो ख़रीदा था सरकार से, सरकारी ख़जाने से, और तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख रुपए में इसकी हमने कीमत हासिल कर ली आगे बेचकर। इसके ऊपर जो फ़ैसला सामने आया है इसमें इलेक्शन कमीशन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आप की जो पैसों की जो मुताबिकत है जिसमें आपने ख़रीदा और फिर उसके आगे जो जिस तरीके से वापस लेकर आए वो जो है आपको करप्ट प्रैक्टिसेस ज़ाहिर करता है आपके हवाले से, और 63(1)P के तहत उनको नाअहल। इतनी कन्फ्यूजन रही आज पूरा दिन कि वज़ीर कानून, जिस तरह आप आगाज़ में सुन रहे थे, उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 5 साल के लिए इमरान खान साहब नाअहल हो गए हैं। लेकिन जो कानूनी माहिरीन आज बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि जो मौजूदा मुद्दत है असम्बली की उस तक इमरान खान साहब नाअहल हुए हैं। इस पर भी हम कुछ वजाहत हासिल करेंगे प्रोग्राम में। और दूसरा, हुकूमत जिस तरह इसको सेलिब्रेट कर रही है, जो नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली के हवाले से कहा जाता था कि ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, इसको सेलिब्रेट कर रही है, इसको भी, इस तज़ाद को भी हम ज़रूर सामने रखेंगे। और खान साहब का अपना भी जो 62-63 के हवाले से तज़ाद है और बहुत सारी चीज़ों में रहता है, उसका भी ज़रूर जिक्र करेंगे। क्विकली मैं ये इंट्रो आपको देना चाह रही थी, इसके हवाले से तफसीलात अब हमारे साथ प्रोग्राम में हमने आज दावत दी है बात करने के लिए सुलंगी साहब को और आमिर ज़िया साहब को। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ में सुलंगी साहब आपसे करती हूँ। पहले तो ये फैटिफ की खुशखबरी, इसके ऊपर भी आप कुछ कहना चाहें, और दूसरा इमरान खान साहब के हवाले से जो मामला है ये इस वक्त जो ज़ेर बहस है, बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि तोहफे बेचने से हासिल होने वाली रकम आपने डिक्लेयर नहीं की। इसके ऊपर आपने एक साबिक प्राइम मिनिस्टर और मुल्क के एक मरकज़ी सियासी रहनुमा को नाअहल करार दे दिया इलेक्शन कमीशन ने। कानूनी बहस तो एक तरफ है कि दायरा इख्तियार के ऊपर सवाल उठ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसका मवाजना नवाज़ शरीफ साहब के फैसले से भी कुछ लोग कर रहे हैं कि जिस तरह उनको नाअहल कर दिया गया था बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखें जी, जो सबसे पहले तो जो पेरिस की खबर है वो अच्छी खबर है मुल्क के लिए। और आपको याद होगा कि जून 29, 2018 को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे डाला गया था। ये आखिरी वक्त था एक तरह से
पिछली जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसका, क्योंकि जुलाई में इलेक्शन हुए। वैसे तो ये केयर टेकर का पीरियड था, लेकिन बहरहाल हम कह देते हैं कि जी पिछली जो हुकूमत थी उसमें ये हुआ था। लेकिन ये नतीजा था हमारी मुल्क के अंदर कुछ जो गलत जो प्रैक्टिसेस थी। यहाँ तक कि हमारे कुछ सियासी लीडर्स ये भी कहते रहे हैं, जब वो एहतजाज की सियासत करते हैं कि जी आप हुंडी से पैसे भेजें, और फिर इस मुल्क के अंदर कुछ बहुत गलत किस्म के झूठे इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं कि जी इस मुल्क से जो है वो लांचों के से पैसे जा रहे हैं। डॉक्टर आसिम पे कोई 450 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगा था। फिर इस तरह की ख़बरें भी लाई गई कि जी ये जो करप्शन का पैसा है वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। तो पाकिस्तान दुनिया भर में हमारे सिर्फ दोस्त नहीं बैठे हैं, दुश्मन भी बैठे हैं, उन्होंने भी इन चीज़ों को इस्तेमाल किया। लेकिन बुनियादी बात ये थी कि हमें अपने बैंकिंग चैनल्स को, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकॉनमी, उस हवाले से बहुत अच्छा काम हुआ है। और इसमें हमारी रियासत के तमाम इदारे, हुकूमत, सिविलियन, फ़ौज, सभी ने अपना एक किरदार अदा किया है। लेकिन इस वक्त खुशियाँ मनाने के साथ साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस मुसीबत में दोबारा न दाखिल हों, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान मुस्तकिल पॉलिसी रखी थी। ग्रे लिस्ट पे हम जा चुके हैं 2008 में, 2012 में, फिर 2015 में निकले और फिर 3 साल बाद फिर ग्रे लिस्ट में आ गए। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है मुल्क के लिए। हमें बहुत फ़ायदा होगा जो दुनिया के साथ जो हम बिज़नेस करते हैं, बैंकिंग चैनल्स के साथ और बहुत सारे, तो वो तो आपको माहिरीन मुआशरत बताएंगे। आज का जो अहम फैसला है इलेक्शन कमीशन का 631P के तहत, अक्सर जो कानूनी माहिरीन हैं उनका ख्याल ये है कि जो उनकी पहली जीती हुई नशिस्त है मियाँ वाली की, उससे वो महरूम हो गए हैं। अभी जो सीटें उन्होंने जीती हैं वो अभी उनकी तब तक नहीं हो सकती जब तक उनमें से किसी एक पर वो हल्फ न उठाएं, और मुझे उसके इम्कानात नज़र नहीं आते कि वो जाएंगे स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के सामने जाके खड़े होंगे। तो वो नहीं होने लगा। मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ पीटीआई का, और क्योंकि अभी उनके पास अपील का प्रोसेस भी मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, तो शायद उनको कोई थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिल जाए। लेकिन जो उजली जो चादर थी वो ज़रूर दागदार हो गई है कि आपने 200 के करीब आइटम्स लिए, और ये आपने तारीख रकम की है पाकिस्तान के शायद वाहिद वज़ीर आज़म जो सिविलियन हो या इलेक्टेड हो या अनइलेक्टेड हो, जिन्होंने जो है वो कोई 14 करोड़ रुपए कमाए हैं जो आपको तोहफे मिले वो बेच के। तो ये भी आपने एक तारीख रकम की है, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आपने झूठ भी बोला है, फॉल्स स्टेटमेंट्स भी दिए हैं और मिसडिक्लेरेशन भी की है। तो अब देखते हैं कि वो कोर्ट्स में क्या होता है। लेकिन खान साहब की मुसीबतें कम नहीं होने वाली, क्योंकि उन पर और भी बहुत सारे इल्ज़ामात हैं और तहकीकात। हुकूमत ने बिल्कुल उनको इस हवाले से, आज तो सुलंगी साहब ऐसा लग रहा था वजीर कानून, बल्कि उन्होंने तो बहुत मुनासिब बात की, लेकिन हुकूमत जिस किस्म की बयानबाजी कर रही है खान साहब के हवाले से, वो शहजाद अकबर साहब की यादें ताज़ा हो रही हैं आजकल। लेकिन मैं आपसे अगली बार आती हूँ तो एक पॉपुलिस्ट किस्म का सवाल पूछना चाहूँगी, उम्मीद करती हूँ उस पर आप मुझे डांटेंगे नहीं, लेकिन जो बहुत से लोग सवाल उठा रहे हों मैं जानूँगी। आमिर ज़िया साहब, इमरान खान साहब को तौहीन अदालत में उनकी बचत हो गई, लेकिन यहाँ पर मुश्किल बन गई इलेक्शन कमीशन के सामने। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब के अपने अखलाकी मयारात आर्ग्यूमेंट में आगे आ जाते हैं। आज उनका ये बयान हर जगह नशर हो रहा है, जहाँ पर उनसे रिपीटेडली सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं 62-63 का कानून बिल्कुल ठीक है, सादिक और अमीन का ऊपर होना चाहिए मामला, जो कि एक बहुत लंबी हमारे यहाँ डिबेट थी लीगल एक्सपर्ट्स की तरफ से कि इसका म्यार कैसे सेट हो। आखिरकार खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा था कि मैं खुद बेशक इसके तहत नाअहल हो जाऊँ, लेकिन ये कानून इंटैक्ट रहने चाहिए। ये जो फैसला आया, आप इसको कैसे देखते हैं? असासे जाहिर करना इलेक्शन कमीशन के सामने सबके ऊपर लाजिम है, यहाँ पर विक्टिम बनने की गुंजाइश है खान साहब के पास? देख, तो मैं मुर्तज़ा सुलंगी बात की इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि कोई पीटीआई, कोई इमरान खान को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। मेरे ख्याल में ये मेरा और मुर्तज़ा सुलंगी साहब का कंसेंसस है इस बात के ऊपर, कोई इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि सिर्फ मतलब है कि अगर आप कानूनी माहिरीन से बात करें तो समझते हैं कि जी ईसीपी का जो ये फैसला है ये कमज़ोर फैसला है और मुतनाज़ा फैसला है, और वो कमज़ोर मुतनाज़ा फैसला है इसलिए है कि जुडिक्शन का सवाल है, लोग बुनियादी सवाल इसी पे कर रहे हैं।
दूसरी वो बात करें कि एक टेक्निकल उसके ऊपर जो है इसकी इंटरप्रिटेशन किसी भी तरफ जा सकती है। वो इमरान खान के हक में भी अगर हो सकती है, उसके खिलाफ भी जैसे कि कोशिश की गई, क्योंकि इमरान खान जो डिस्प्यूट हुआ है, जो मेरी मालूमात है, वो इस बात पे था कि इमरान खान ने जिस साल उनको ये तोहफे मिले या जिस दौर में मिले, उन्होंने उस साल गालिबन डिक्लेयर नहीं किए। उससे जो पैसा उन्होंने वसूल किया था बेच के, उसको अगले साल उन्होंने अपने टैक्स गोशवारों यानी कि टैक्स रिटर्न्स में डाल दिया था। तो अब ये मतलब उस तरह की बात है कि मतलब है कि इसके ऊपर मतलब है अगर चाहें तो मरियम औरंगजेब साहिबा और जो उनके और साथी हैं नून लीग के, वो बहुत ज़्यादा शोर मचा सकते हैं और ये कहा जा सकता है कि जी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि जी जो उजली चादर थी वो मैली हो गई। लेकिन जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं वो समझते हैं कि जनाब अब भी वो उसमें क्लीन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हैं और एक बहुत ही ऐसा छोटा सा केस है जो कि केस नहीं होना चाहिए था। आप तसव्वुर करें कि हमारे मुल्क में वो शख्स जो है वजीर आजम है कि जिसका अभी एक केस क्वाश हुआ है, 16 बिलियन रुपीस की उनके ऊपर जो थी मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, वो 16 अरब का। यहाँ 13 करोड़ गालिबन 79 लाख कुछ हजार और 400 रुपए का ये केस है और उसमें भी दायरे के पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो डिस्प्यूटेड नहीं है। और जो भी अमाउंट अगर फर्ज करें डिस्प्यूटेड भी है तो आप, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता कि 100 रुपए की चोरी चोरी नहीं होती और 1000 रुपए की चोरी चोरी होती है। अगर चोरी है तो यही मेरा अगला सवाल होना था सुलंगी साहब से। आपने मेरे लिए आसानी पैदा कर दी, अब मैं आप पे रख के पूछ लूंगी। हाँ, क्या मुझ पे रख के वो चोरी चोरी होती, लेकिन बशर्ते कि वो चोरी हो। मतलब अच्छा, दूसरी बात ये कि आप देखिए जो भी जो कानूनी माहिरीन है उनको कहने कि जी जाएगा हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, एक दो पेशियों की बात है और ये होल्ड नहीं करेगा। दूसरी बात जो नुकसान की बात हुई थी जो मुर्तज़ा साहब ने कही थी कि इलेक्शन कमीशन ने उनको गालिबन सिर्फ इस टर्म तक के लिए जो कि अगले बरस खत्म होगी अगस्त में, उस तक के लिए डिस्क्वालीफाई किया है। जाहिर है कि ये उनके जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो कहेंगे जी ये तो बड़ा अभी भी लाडले हैं और कहते हैं ना एक छोटी सी उसके बाद आमिर साहब मैं कत्ता कलामी की माजरत आपसे करती हूँ। सोलंकी साहब, जिस तरह आमिर ज़िया साहब ने भी ये बात कही है और ऑब्वियसली जो आर्ग्यूमेंट होती है जो कानूनी मामलात होते हैं जो सियासतदानों के हवाले से जो ख़ास तौर पे होते हैं और उसमें किसी के लिए एक नतीजा निकल चुका होता है पहले, तो उस पर हम मोहतात बात ही करते हैं और जो है वो दलाइल के साथ ही बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग आज ये सवाल रेस कर रहे हैं जब इस केस की तफसील देखते हैं कि कहाँ पर इल्ज़ाम एक तरफ एक पोलिटिकल पार्टी पर सरे महल का, किसी के ऊपर एवनफील्ड डिपार्टमेंट्स का, बड़ी बड़ी रुकूम का, यहाँ पर खान साहब ने अपने तोहफे बेच दिए तो उससे क्या हो गया। ये बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि इस पे आपका क्या तबसरा होगा। तो कंपैरिजन हो सकता है करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से? देखिए, अगर बात सिर्फ 200 आइटम्स लेकर और मार्केट में बेचकर और दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की होती तो शायद हम मान लेते कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन बातें तो और बहुत सारी हैं। मतलब ये फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी पढ़ लें, ये जो फॉरेन फंडिंग में जो लाखों करोड़ों डॉलर आए और आपने चैरिटी के नाम पर लेकर, खैरात के नाम पर लेकर सियासत में इस्तेमाल किए। अभी तो आरिफ नकवी की तफसीलात नहीं आई। फिर आपने 190 मिलियन पाउंड लेकर बजाय पाकिस्तान के खजाने में जमा कराने के एक बिजनेस टाइकून को दिलवा दिए और उसके नतीजे में आपने क्या लिया? अल-कादर यूनिवर्सिटी के जो तकरीबन 5-6 अरब रुपए। लेकिन अगर स्पेसिफिक इस इशू के ऊपर रखा जाए, तोशा खाना के ऊपर अगर सोलंकी साहब रखा जाए, और एक और चीज़ भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ आपके लिए सवाल में कि इस वक्त हुकूमत और नून लीग और पीपल्स पार्टी बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल को ये कहा जाता था कि हालांकि नवाज शरीफ साहब के केस का उस लिहाज से भी मुवाजना नहीं हो सकता कि उनकी जो डिक्लेरेशन थी एसेट्स की वो उनके इलेक्शन लड़ने से पहले की बात हो रही थी और यहाँ पर बाद की बात हो रही है इमरान खान साहब के हवाले से। लेकिन शाहिद खाकान वाइस साहब भी ये बात कई दफ़ा रिपीट कर चुके हैं कि जो मुकाबला है सियासतदानों का वो सियासी मैदान में होना चाहिए। माजी में हम इसको भुगत चुके हैं कि कानूनी लेवल्स के ऊपर जब जाके डिस्क्वालीफाई एक फरीक को कर दिया जाता है उसका जमहूरियत को नुकसान होता है। इनको सेलिब्रेट करना चाहिए आज नून लीग और पीपल्स पार्टी को? मुझे नहीं पता कि वो किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जो फैसला आया है उसमें तो इमरान खान को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तो वो किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सेलिब्रेट उनको करना चाहिए जब उनको कोई सियासी फतह हो। और मुझे नहीं पता कि जो इमरान खान की मैंने सियासत देखी है उसका जमहूरियत और पार्लियामान से कोई ताल्लुक नहीं है। वो किसी तौर पर भी कोई पार्लिमानी जमहूरी लीडर नहीं है। उन्होंने कभी इस तरह की सियासत नहीं की है, वो आइंदा भी इसी तरह की सियासत करेंगे। तो इमरान खान डिस्क्वालीफाई होते हैं या नहीं होते हैं,
अगर वो नहीं भी होते हैं तो मुझे उनसे कोई तवक्को नहीं है कि वो मुल्क के अंदर कोई जमहूरी सियासत करेंगे। आमिर साहब, अब आप इस पे क्या कहेंगे? और दूसरा, ये जो एक शिकवा था दूसरी जमातों का तो था ही कि खान साहब के हवाले से जो एक स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिलता है, लेकिन स्कोर सेटल हुआ कहीं ना कहीं। नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर नाअहल किया गया। खान साहब के हवाले से भी मामला होते हैं। दोनों के आगे जाके अगर डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होती है, ज़रूरी तौर पे आज पीटीआई कह भी रही है कि वो अदालत से रुजू करेंगे इस मामले के ऊपर, लेकिन पीटीआई की जो अपना बयानिया है, जिस तरह मैंने पहले आपके सामने रखा कि कॉन्ट्रडिक्शंस जो तजाद जो होता है वो हमारी आर्ग्यूमेंट को भी बड़ा सवाल करते हुए कमज़ोर कर देता है। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, ऑडियो के ऊपर इमरान खान साहब ने कल बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया कि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि ये ऑडियो लीक नहीं होनी चाहिए, गैर कानूनी बात है। फिर दूसरी तरफ तजाद है कि उसी जो सिकंदर साहब हैं जो इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं, उनके हवाले से जो ऑडियो लीक है उसकी बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चले गए। तो ये कन्फ्यूजन एक वजह है कि आज इमरान खान साहब के साथ उसूली तौर पे कोई दूसरी सियासी जमात खड़ी नहीं हो रही है। देखिए, हमसे पहली बात तो मुझे समझना चाहिए कि इमरान खान साहब पे जो इल्ज़ामात हैं और जो दीगर सियासी जमातों के सरबराहों पे इल्ज़ामात हैं, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कोई मुआवजा बनता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है सियासत को अपने बिजनेस इंटरेस्ट को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और वहाँ बात जो है करोड़ों की नहीं हो रही, अरबों रुपए की हो रही है। और वहाँ पर आप देखें कि पूरा एक कहते हैं ना डायनेस्टीज जिस तरह से बनाई गई, तो मेरे ख्याल में कोई मुआवजा बनता नहीं। यहाँ पर इमरान खान को, क्योंकि बाकी तमाम लोग इतने ज्यादा कहते हैं ना गले गले करप्शन के इल्जाम में मुलविस थे, तो उन्होंने ये सोचा कि बजाय अपनी चीज का दिफा करने के हम अपने मुखालिफ को भी इसी गंद में खींच लेते हैं। और उसमें जाहिर है आप देखें ना कि केसेस की नौयत देखें। तोशा खाना केस इज नॉट अ केस, मतलब है कि अगर ये 13 करोड़ वट एवर 89 लाख रुपीज का केस है प्लस 4000 कुछ 100 रुपए का, तो ये कोई केस बनता नहीं है, उसका कोई मुआवजा नहीं बनता। अच्छा, इसमें भी मैं कहूँगा इमरान खान की नादानी या वो झलकती है कि जनाब उन्होंने घड़ी लेकर बेच दी, मतलब उन्हें खुद पहनने वहनने का शौक नहीं था, उन्होंने मतलब जो भी किया उसका कि अपनी सड़क बना दी, जो भी किया, हम इस पर बात नहीं कर रहे। लेकिन बात ये थी कि क्वांटम ऑफ करप्शन को आप देखें, एक तरफ जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है, वहां पे कमीशन लिए गए हैं, वहां मनी लॉन्ड्रिंग की गई है अरबों रुपए की। 2 मुकदमा जो थे शहबाज शरीफ साहब पर उनके बेटे पे, वो 30 अरब रुपए के हैं। एक उनको आमिर साहब, लेकिन फैसला तो छोटी सी चीज पे आ जाता है, जिसको इमरान खान साहब कहते हैं भैंस चोरी के ऊपर सजा हो जाती है। तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर फैसला तो छोटे से मामले के ऊपर आया ना, किसी अरबों की करप्शन के हवाले से तो नहीं आया था नाअहली का। उस वक्त टेक्निकल टर्म पे ही आया था ना सर। मैं टेक्निकल टर्म में उसी तरफ आ रहा हूँ कि उस वक्त जो तनकीद हो रही थी उस फैसले पे जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को वो किया गया डिस्क्वालीफाई, वो ये थी कि उनको एक मतलब एक टेक्निकल ग्राउंड पे किया गया और जो उनका असली जुर्म था उस पे उनको छोड़ दिया गया। जो तनकीद, और हम आज भी करते हैं इस बात के ऊपर, जो भी उस केस को फॉलो कर रहे थे कि जनाब आपने तो उनको एक लीवे दे दिया, आपने ये किया कि उनका जो असल मामला है उसको तो आपने दफन कर दिया, खराब कर दिया केस को। और हमारी यही होता है कि जिनके पास पॉलिटिकल क्लाउट होता है वो मजे से अपने केसेस को खराब करते। मेरी बड़े पुराने सियासतदान से बात हो रही थी माशाल्लाह, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बात है, बड़े बड़े गले करप्शन में मैं जी हमारी हिकमत अमली होती कि फाइल पे गर्द पड़े, जितनी ज्यादा गर्द पड़ेगी हमारे निकलने की राह जो है निकल आएगी। उसमें गवाह जो है वो बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, केस ऐसा बनाया जाता है कि 100 गवाह हैं, उसकी कभी गवाही हो ही नहीं सकती है। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट देते हैं जिसमें गलतियां होती हैं, असल डॉक्यूमेंट चोरी हो जाते हैं, जला दिए जाते हैं, ये सब कुछ ठीक है। सुलंगी साहब, आज जो रिएक्शन अवामी आया है जब ये फैसला आया उसके बाद मुख्तलिफ पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के हिस्सों में पीटीआई के कारकुनान ने एहतजाज किया, फैज़ाबाद के ऊपर भी उनकी तरफ से एहतजाज किया। इसमें फवाद चौधरी साहब का दिलचस्प उन्होंने बयान दिया। वो कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए तो तब कोई निकला था बाहर, आज देखें आप पॉपुलैरिटी। और फिर पीटीआई हवाला देती है कि जो भी इलेक्शन हुआ उसमें जो सियासी मैदान के अंदर तो हमने मुकाबला किया और इलेक्शन में जो है वो नताइज लेकर आए हैं। तो आप समझते हैं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड पीटीआई की मकबूलियत और ख़ासकर इस फैसले के बाद इसमें इजाफा हुआ है या आप मजीद होता हुआ देख रहे हैं आगे? फवाद चौधरी ठीक कहते हैं कि जब नवाज शरीफ को बरतरफ किया गया सुप्रीम कोर्ट के एक मुतनाज़ा फैसले के नतीजे में, तो वो चुप करके चले गए थे और शायद खाकान आ गए थे और एहतजाज ज़रूर हुआ, लेकिन कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई जलाओ घेराव नहीं हुआ, कोई रोड रास्ते बंद नहीं हुए। तो इस पर मेरे ख्याल में फ़ख्र करना चाहिए नून लीग को और शर्म आनी चाहिए फवाद चौधरी और उनकी जमात को, क्योंकि पुरअमन एहतजाज का मतलब सड़कें ब्लॉक करना, रोड रास्ते ब्लॉक करना, आवाम को मुश्किल में डालना नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का जो फैसला है फैज़ाबाद धरने का वो क्या है। तो इस बात पर
क्योंकि ये नहीं समझते अपने आप को कि ये सियासी जमात है। अगर आपने इनकलाब करना है तो बताएं कि हम इनकलाबी जमात हैं, आप पार्लिमानी जमात नहीं है। ये 5 साल बाद इलेक्शन इसलिए होते हैं कि अवाम को इनकलाब की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपने धावा बोलने वाली सियासत करनी है तो फिर आप बात करें। मुझे तो समझ नहीं आती। मैं तो फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि ये एक बिल्कुल एक फिस्ताई किस्म की जमात है। इसका जमहूरियत और पार्लिमान से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और ये जो बात कर रहे थे ना आमिर जिया साहब, 16 अरब रुपए तो एवन फील्ड तो फला, तो आमिर जिया और मैंने इसका फैसला नहीं करना, अदालतों ने करना है। किस अदालत में साबित हुआ है कि एवन फील्ड जो है नवाज शरीफ ने खरीदे थे या मरियम ने करने थे? और 4 साल इनके पास हुकूमत थी तो साबित कर देते। अगर आपका अदालती निज़ाम बिल्कुल बिगड़ा हुआ है तो उसको ठीक किसने करना था? आपने तो चुन चुन के अपने मुखालफिन को जेल में डाला। आपके जमात में कोई करप्शन नहीं हुई, आपके इतने स्कैंडल आए, आप मतलब बंदा हैरान है। जी सोलंकी साहब, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक दुनिया का असूल है कि कोई भी शख्स इनोसेंट होता है जब तक वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए। तो हम जब बात करते हैं इसके ऊपर जो मुआवजे करते हैं, मेरे भी, क्योंकि आपसे ये सवाल किया था वो इसी बुनियाद पे किया था कि बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं और वो हमें इस तरह के मामलों को एड्रेस भी करना चाहिए, लेकिन ये कानूनी मामलात हैं और यकीनी तौर पर उसी हवाले से इसका जायज़ा लेना चाहिए। आमिर साहब, इमरान खान साहब ने पिछले जब से उनकी हुकूमत गई मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर उन्होंने माजी के में जो सियासतदान रहे उनसे बहुत मुख्तलिफ किस्म की पोजीशंस ली हैं। जैसा कि आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने जो अपॉइंटमेंट के हवाले से भी उन्होंने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए, इस मामले को बहुत मुतनाज़िर बनाने की कोशिश की है, एक्सटेंशन का आइडिया भी फ्लोट कर दिया था। आज ये बात बड़ी वजाहत से सामने आई है कि जो आर्मी चीफ है अपना टेन्योर पूरा करके रिटायर होने जा रहे हैं। क्या खान साहब के पास भी अब एक मौका है कि मामलात अब इस नहज पर आ चुके हैं कि बातचीत के जरिए बजाय सड़कों के सियासतदानों को भी कुछ समझ कर, जिनसे वो कहते हैं कि मैं इन चोर डाकुओं से बात भी नहीं करूंगा, आगे बढ़ने की कोशिश करें और अब एक नई अस्करी क़यादत भी आएगी तो मामलात को नए सिरे से आगे लेकर चलने की कोशिश करें? या आप समझते हैं कि अब वो मजीद सड़कों की तरफ जो है वो जाएंगे? मेरे ख्याल में दोनों चीज़ों को आजमाएंगे, दोनों रास्तों को आजमाएंगे। पहला जो है कि गुफ्तगू तो उनकी ऑलरेडी हो रही है, उसके बारे में मतलब है खबरें भी छपी हैं, लोगों ने बताया भी है। उनकी जो गुफ्तगू हो रही है उनकी पार्टी की, वो पावर जेड बी से हो रही है, जो एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ हो रही है, और उसमें अभी तक लेकिन कोई स्टेलमेट जो है वो बरकरार है। और वो इमरान खान के जो मुतालबात हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट की सोच है उसमें बड़ा फ़र्क है, तो वहाँ पर इमरान खान को कामयाबी नहीं हुई है। और उसमें आपको ये भी गालिबन आपके इल्म में हो या ना हो कि उसमें पीटीआई में यकीनन एक धड़ा है जो चाहता है कि जी हम लोगों, क्योंकि डिलीवर नहीं हो रही है, ये हमारे 9-10 राउंड हो गए हैं, प्रेसिडेंट हाउस में भी एक मीटिंग हो गई और डिलीवर नहीं हो रहा, तो हमें एजिटेशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन पीटीआई में एक और भी हल्का है जो कहता है कि नहीं, हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और हमें मजीद इंगेज करना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अच्छा, इसमें जो इंगेज हो रहे हैं वो हुकूमत वक्त के साथ नहीं हो रहे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं। हुकूमत की गालिबन ख्वाहिश है कि ये जो गुफ्तगू हो रही है वो नाकाम हो, ताकि इनको जो मोहलत मिलनी है अगस्त तक ये लोग उसी तरह चलाते रहें। तो इमरान खान के लिए आगे चल के बड़ी मेरे ख्याल में मुश्किल चॉइसेस होंगी, जो हमें नजर आ रहा है कि उसमें या तो उनको ये फैसला करना है कि इस फैसले के बाद जो है वो मैदान में निकलें और उसके नतीजे में क्या वो बंदगली से निकल पाते हैं, मजीद बंदगली में फंस जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। तो ये बड़ा जैसी सियासत खान साहब करते हैं उसमें ये अब जो आज जो अवाम बाहर निकल आए, ये लॉन्ग मार्च में आप समझते हैं कि इसको ट्रांसफर करने की तरफ जाएंगे खान साहब, कि अभी जो मोमेंटम बन चुका है? वो ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, लेकिन मैं समझता हूँ मुझे ऐसे पाकिस्तानी बहुत सारे वो समझते हैं कि पाकिस्तान में जो हालात है, हमारी मीशत की जो हालत है और जो यहाँ पे मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता एजुटेशन का। खुदा ना करे कि इस तरह की कोई बात हो और चीजें जो हैं वो गुफ्तगू के जरिए जो है हल हो जाएं। और मेरे ख्याल में जब भी आप देखें कि इमरान खान बार बार उस डेडलाइन को बढ़ा रहे हैं आगे, लोग उसको कमजोरी समझते हैं, मेरे ख्याल में उधर भी इदराक है कि जनाब अगर मैं मेरे पास वक्त खत्म हुआ, लेकिन आमिर साहब आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए उस पर फवाद चौधरी साहब ने भी यही बात की थी। उन्होंने जिक्र किया और जब से हुकूमत गई पहली दफा मईशत का एहसास करती हुई पीटीआई नजर आई और उन्होंने भी कहा कि जो हालात हैं अदम इस्तेहकाम आएगा अगर हम बाहर निकलते हैं। देखते हैं इस पर अब आगे रिएक्शन किस तरफ जाता है पीटीआई की तरफ से। आमिर जिया साहब और मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपने इन दोनों अहम मौज़ूआत के ऊपर हमारे प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकाला, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।